सबके पास है ये स्लाइड? इज इट विजिबल? नो सर। ठीक है, तो बेटा डाउनलोड कर लो। Before then you should have this slide. It is on VLE and Teams as well. Okay, I'll give you a couple of minutes to download the slides and open it. Today is 24. तुम्हारे दूसरे असाइनमेंट की सबमिशन डेट टुमारो है, ठीक है। जो VLE पे अपलोड करना है, मैंने मिड टर्म से पहले दिया था असाइनमेंट नंबर 2, तो होपफुली कल तक कर देना। अगर जिन्होंने नहीं किया है या कंप्लीट नहीं कर सकते या कल तक अपलोड नहीं कर सकते थे, कैन अपलोड इट बाय बिफोर फर्स्ट, ठीक है। 30th of September is the final date. तो कोशिश करोगे उससे पहले पहले सबमिट हो जाए। सर बोलो। आपकी आवाज कट कट आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि असाइनमेंट नंबर 2 अब हेलो। अच्छा हाँ, अब कुछ बेहतर हुई आवाज? मच बेटर, ठीक है, गुड। मैं ये कह रहा था कि जो असाइनमेंट में नंबर 2 दिया है तुम लोगों को बिफोर मिड टर्म, कल उसकी लास्ट डेट है सबमिशन की। अगर कल तक सबमिट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो सकता तो देयर विल बी अनदर फ्यू डेज ग्रेस टाइम, ठीक है। तो 30 सितंबर तक उसको हर हाल में अपलोड कर देना, वरना उसके बाद अपलोड नहीं हो सकेगा, राइट। असाइनमेंट नंबर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट।
राइट, ठीक है, हम स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 7 स्लाइड, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स, स्लाइड नंबर 2। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर कैश फ्लो सीरीज, understand difficulties of rate of return, determine multiple rate of return values, calculate external rate of return, and interpretation of rate of return. Rate paid on unrecovered balance of borrowed money such that final payment brings balance to exactly zero. ठीक है, इसकी हमने बात की थी कि भाई रेट ऑफ रिटर्न क्या चीज है। ये वो रेट है जो कि अनरिकवर्ड बैलेंस के ऊपर पे किया जाता है। अनरिकवर्ड बैलेंस किस चीज का? जो भी बोरोड मनी है, ताकि फाइनल पेमेंट जो है वो बैलेंस और इंटरेस्ट दोनों को जीरो कर सके। रेट ऑफ रिटर्न इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ और फ्यूचर वर्थ। यूज ट्रायल एंड एरर सोल्यूशन बाय फैक्टर और बाय हैंड। ठीक है, स्प्रेडशीट हम नहीं देखेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड हम देख चुके हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम -100% टू इंफिनिटी। जो रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू है वो -100% लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसकी इंफिनिटी है, इसकी हमने बात की थी। नाउ रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। देखिए स्लाइड नंबर 4 पे हम, टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिटर्न फाइंड द आई एस्टेरिक वैल्यू इन द रिलेशन। जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट वर्थ में हो, एनुअल वर्थ में हो या फ्यूचर वर्थ में हो, उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, देन वी विल फाइंड आउट आई एस्टेरिक वैल्यू। एक दफा आई एस्टेरिक की वैल्यू आ जाएगी जो कि रेट ऑफ रिटर्न होगा हमारा, एंड देन वी कंपेयर इट विद द मार, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, जो कि गिवन होगा। Alternatively, a relation like the following finds I asterisk present worth outflow is equal to present worth inflow। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर जीरो में इक्वेट नहीं कर रहे तो हम इनफ्लो को आउटफ्लो के साथ बैलेंस कर दें। ठीक है, तो फिर इसमें हमें साइन नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो है वो माइनस में आएंगे और रेवेन्यू और सेविंग जो है वो प्लस में आएंगे, अगर हम एक इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। For evaluation, a project is economically viable if I asterisk is rate of return है I asterisk जो कैलकुलेट किया हमने from the above equation, वो मार से कम है या ज्यादा है, then we will accept the project, otherwise it is rejected. Now we have a numerical slide। बेटा ये खुली हुई है स्लाइड सबके पास, स्लाइड नंबर 6। Yes, sir. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन यूजिंग प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ और annual worth relation. Rate of return ROR is the unique I asterisk rate at which a present worth, future worth or annual worth relation equals exactly zero। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। An investment of 20,000 in new equipment will generate income of 7,000 per year for 3 years। एक इन्वेस्टमेंट है जो कि 20,000 की है किसी भी नए इक्विपमेंट के लिए, और वो इनकम जनरेट कर रही है 7,000 पर ईयर 3 साल तक, यानी कि ये ए है, और 20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट है। एट विच टाइम द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर एन एस्टिमेटेड 8,000, ये इसकी सैल्वेज वैल्यू आ गई जो कि 3 साल के बाद है। इफ द कंपनीज मार इज 15% पर ईयर शुड इट बाय द मशीन। अगर कंपनी का जो स्पेसिफाइड मार है और ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड मार है वो 15% है, तो क्या इस मशीन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? ठीक है, तो बेसिकली हम रेट ऑफ रिटर्न इक्वेशन बनाएंगे जो कि प्रेजेंट वर्थ में भी हो सकती है, एनुअल वर्थ में भी हो सकती है और फ्यूचर वर्थ में भी हो सकती है, बट वी विल स्टिक टू द प्रेजेंट वर्थ कंडीशन।
ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है? -20,000, 7,000 एनुअल वैल्यू है, तो P ओवर A फैक्टर लगा देंगे फॉर 3 इयर्स। आई तो हमें पता ही नहीं है, तो आई एस्टेरिक रखेंगे, प्लस 8,000 P ओवर F, आई एस्टेरिक 3। अब यहाँ पे आई एस्टेरिक की जगह हम मार यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो आई कैलकुलेट होगा उसको हम कंपेयर करेंगे मार के साथ। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हमें मार गिवन होता था या इंटरेस्ट रेट गिवन होता था वो पुट करते थे और हम मालूम कर लेते थे, मगर रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे। रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आई एस्टेरिक लगा के इसको जीरो के अगेंस्ट इस पूरी इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, आर वी ऑल गेटिंग दिस? तो अब जो है अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व बेसिकली करने का तरीका हमने बुक में देखा था। 8,000 फ्यूचर वैल्यू है जिसको हमें प्रेजेंट में करना है और 7,000 जो है वो एनुअल वैल्यू है। ठीक है, तो अब या तो हम इस दोनों पास पास ही हैं। ये जो एनुअल वैल्यू है ये बेसिकली ये ज्यादा है क्योंकि ये 3 साल तक के लिए है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बन रही है? 7 3 जा 21,000 रफ फॉर रफ एस्टिमेशन। तो अब 21,000 को हम एज अ फ्यूचर कंसीडर कर सकते हैं, या हम ये करें क्योंकि ये वैल्यू जरा ज्यादा बड़ी बन रही है, तो जो 8,000 है फ्यूचर में इसको एनुअल में हम कन्वर्ट कर दें रफली। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 3 क्या वैल्यू आएगी? 2.7 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 2.8 2.7। तो उसको हम एनुअल में कन्वर्ट कर दें और ये पूरी इक्वेशन या तो हम फ्यूचर में ले जाएंगे या तो हम एनुअल वैल्यू में रख लेंगे। ठीक है, और एक फर्स्ट ट्रायल जो है वो आई का हम निकाल सकते हैं। देन सॉल्व फॉर आई बाय ट्रायल एंड एरर। तो जो आई की वैल्यू निकलेगी वो 18.2% पर ईयर निकलेगी। ठीक है, अब ये जो 18.2 है रेट ऑफ रिटर्न, ये ऑब्वियसली मार से ज्यादा है। सो द आंसर क्या 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 हमारा डिसीजन क्या बनेगा? द कंपनी शुड बाय द मशीन। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इस्टेब्लिश्ड मार से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? एनी क्वेश्चन इसमें? कुछ पूछना है या आगे चलें? स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर रेट ऑफ रिटर्न मे गेट मल्टीपल आई एस्टेरिक वैल्यूज। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर ऑब्वियसली हम इस डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि दैट विल मेक द सब्जेक्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड। I asterisk assumes reinvestment of positive cash flows earned at I asterisk rate. Incremental analysis necessary for multiple alternative evaluation. So then we have multiple rate of return. ये क्विकली देख लेते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाना, जस्ट इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। बुक में भी है तो वहां से भी कवर कर लेंगे हम, पर इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। मल्टीपल आई एस्टेरिक वैल्यू में एग्जिस्ट व्हेन देयर इज मोर देन वन साइन चेंज in net cash flow series. Such cash flow series are called non-conventional. अच्छा, कन्वेंशनल कैश फ्लो और नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, ठीक है, इसमें फर्क क्या है? अगर
जो कैश इनफ्लो और जो भी कैश फ्लो है उसमें इनफ्लो भी है आउटफ्लो भी है। अगर एक चेंज आ रही है पूरी सीरीज में, ठीक, ये थोड़ा समझने का पॉइंट है। अगर एक चेंज आ रही है कैश फ्लो में, मतलब इनफ्लो से आउटफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो से इनफ्लो हो रहा है, पूरी सीरीज में एक ही दफा चेंज है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ठीक, एक चेंज, वो कहलाएगी कैश फ्लो, कन्वेंशनल कैश फ्लो। और अगर एक से ज्यादा है, शुरू में आपने कॉस्ट आ रही है आपके पास माइनस में, उसके बाद फिर रेवेन्यू है प्लस में, और उसके बाद फिर माइनस में है, तो ये कितनी चेंज हो गई? माइनस प्लस प्लस माइनस। हाँ भाई, कितनी चेंज हो गई? ये कितने साइन चेंज कितनी दफा हो रहा है? बेटा आंसर तो किया करो तुम लोग, मुझे पता तो चले सब लोग जाग रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर दो दफा चाहिए। दो दफा साइन चेंज हो यस रही सर, है, आवाज आ ठीक रही है है, वेरी गुड। गुड, दो दफा अगर एक से ज्यादा मर्तबा साइन चेंज हो रही है तो वो फिर उसको हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो हमने किए हैं वो कन्वेंशनल कैश फ्लो की हैं, यानी कि एक ही दफा साइन चेंज हो रहा है। बहुत कम ऐसा हो रहा है कि दो दफा साइन चेंज हो, ठीक, तो उसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो। अच्छा, अगर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो यानी कि एक से ज्यादा मर्तबा साइन चेंज है, तो उसके लिए हमारे पास दो रूल हैं। वी वोंट अप्लाई दीज रूल, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसकी एग्जांपल में नहीं जाएंगे, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज ये दो रूल्स आई विल इंट्रोड्यूस। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ रियल आई एस्टेरिक वैल्यूज इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन नेट कैश फ्लो सीरीज। आई एस्टेरिक की टोटल रियल वैल्यूज जो हैं वो जितने भी साइन चेंज हैं उनके बराबर होगी या उनसे कम होगी। अगर कैश नेट कैश फ्लो सीरीज में दो दफा साइन चेंज है तो आई एस्टेरिक की वैल्यू भी दो हो सकती हैं, और अगर दो लेट से तीन है तो तीन हो सकती हैं या तीन से कम हो सकती हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा रूल क्या है? नॉस्ट्रॉम्स क्राइटेरियन। If the cumulative cash flow starts off negatively and has only one sign change, there is only one positive root. अगर हमारा कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और उसमें सिर्फ एक साइन चेंज है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, तो फिर उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होगी, आई एस्टेरिक की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी पे अमल कर रहे होते हैं। नेगेटिव से शुरू होता है क्योंकि कॉस्ट हमारी नेगेटिव होती है और आगे एक ही साइन चेंज हो रहा होता है माइनस से प्लस में, तो फिर उसकी एक ही पॉजिटिव रूट होगी फॉर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम छोड़ देते हैं क्योंकि दैट विल क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न को हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, IRR।
Right. Now come to the last slide, number 17. ROR of bond investment. ठीक है, ये देख लो, इसके न्यूमेरिकल्स हैं मगर दे आर सिंपल न्यूमेरिकल्स, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट obviously just for your knowledge you should know all these. Bond is IOU with face value V, coupon rate B, number of payment periods per year C, dividend I and maturity date N, amount paid for the bond is P. ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं. बॉन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक तो हमारे यहाँ प्राइस बॉन्ड होते हैं, दे आर ऑफ कोर्स काइंड ऑफ बॉन्ड, बट यहाँ पे जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है इट्स लाइक सेविंग सर्टिफिकेट्स. जैसे कि हमारे यहाँ सेविंग सेंटर्स में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, मंथली सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, इट्स लाइक दैट. ठीक है, आप मंथली और 6 मंथली और ईयरली उसके ऊपर you will get some profit as advised by the state bank rates. State bank rates define करता है, of course recommended by the government. Government जो भी rates तय करती है उसके हिसाब से you will get some profit on that. तो ये वही चीज है जो कि जिसको हम bond investment कह रहे हैं. तो फेस वैल्यू क्या चीज है? V. फेस वैल्यू यानी कि बॉन्ड की ओरिजिनल कीमत. जब आप वापस करते हैं तो वो कीमत आपको मिल जाती है. अगर 1 लाख का लिया है तो वो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको एट द एंड ऑफ द डे जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, और मीन टाइम जो प्रॉफिट आपके पास आया है वो आपका है. ठीक है. देन वी हैव कूपन रेट, दैट इज कॉल्ड बी, जो रेट डिफाइन है. नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स पर ईयर, एक साल में कितनी पेमेंट्स आपको अदा की गई हैं, दैट इज सी. डिवाइडेंट यानी कि कितनी एक पेमेंट की कीमत क्या है, दैट इज डिवाइडेंट. एंड मैच्योरिटी डेट एंड, किस डेट के ऊपर आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा या यू नीड टू री इन्वेस्ट द सर्टिफिकेट अमाउंट. अमाउंट पेड फॉर द बॉन्ड इज पी. ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? I इज इक्वल टू वी बी ओवर, एंड जनरल इक्वेशन फॉर I एस्टेरिक 0. अगर प्रेजेंट वर्थ में हम रखेंगे इसको माइनस पी प्लस आई पी ओवर ए, आई एस्टेरिक एन इंटू सी प्लस वी पी ओवर एफ आई एस्टेरिक एन इंटू सी. ठीक है, ये इक्वेशंस दे यू शुड मेमोराइज इट बाय हार्ट. A 10,000 bond with 6% interest payable quarterly is purchased for 8,000. If the bond matures in 5 years, what is the rate of return per quarter and per year? एक 10,000 का बॉन्ड है, $10,000 का, जिसका 6% इंटरेस्ट रेट है, पेएबल क्वार्टरली. ठीक है, यानी कि क्वार्टरली पेमेंट का मतलब क्या है कि साल में 4 टाइम्स इसकी पेमेंट होगी. 6% अकॉर्डिंग टू द 6%. परचेस्ड फॉर 8,000, $8,000 के ये बॉन्ड लिया गया है. ठीक है, 6% इज डिफाइंड फॉर 10,000, मगर लिया कितने का है हमने? 8,000 का. इफ द बॉन्ड मैच्योर्स इन 5 years, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न?
अगर बॉन्ड 5 साल में मैच्योर होगा तो रेट ऑफ रिटर्न निकालना है पर क्वार्टर ए एंड पर ईयर, ठीक है, पार्ट बी में पर ईयर। तो सबसे पहले हम इसका आई कैलकुलेट करेंगे, वी बी ओवर सी। तो वी फेस वैल्यू इसकी क्या है 10,000, बी जो कि कूपन रेट है 6%, 0.06, और डिवाइडेड बाय सी। व्हाट इज सी? नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स पर ईयर, जो कि क्वार्टरली है तो 4, ऑब्वियसली सी इज इक्वल टू 4। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 4 क्या बना ये 150। तो अगर 10,000 का लिया जाता तो ये $150 क्वार्टरली रिसीव होते हैं, ठीक है। अब हम रेट ऑफ रिटर्न की इक्वेशन बनाते हैं। ऑब्वियसली जीरो से इक्वेट करेंगे प्रेजेंट वर्थ इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ, माइनस 8,000 प्लस 150 जो कि हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, और ये क्वार्टरली बेसिकली हम इसमें पी ओवर ए का रिलेशन लगा देंगे, बट ए इज स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली। पी ओवर ए I asterisk 20. Why we are using 20 here? जबकि हमने 5 इयर्स की बात की थी। कोई बता सकता है मुझे यहाँ सर 20? 5 4s are 20 सर, 5 4s are 20। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 4s are 20 क्योंकि ये क्वार्टरली हम पे कर रहे हैं, और क्वार्टरली पे करने का मतलब ये कि एक साल में 4 पेमेंट्स आपको मिलेंगी। यू विल रिसीव 4 पेमेंट्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। तो बेसिकली पी ओवर ए का रिलेशन लगा रहे हैं, बट इट्स नॉट एनुअल, इट्स क्वार्टरली, ठीक है। अच्छा, तो ये 150 हो गया प्लस 10,000 जो कि इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब ये है कि 5 साल के बाद जब तुम इसको वापस करोगे तो गवर्नमेंट विल पे यू बैक 10,000, क्योंकि 10,000 इसकी फेस वैल्यू है, ठीक। तो ऑब्वियसली इसमें पी ओवर एफ का फैक्टर लगा देंगे, आई एस्टेरिक 20। अब जिस तरह हमने पहले किया था ये उसी तरीके से ट्रायल एंड एरर से करेंगे। जो एनुअल है इसको हम चाहें तो फ्यूचर में ले जाएं, या फ्यूचर को चाहें तो हम एनुअल में कन्वर्ट कर दें ताकि यूनिफॉर्मिटी हो जाए। तो ऑब्वियसली फ्यूचर की अगर हम वैल्यू देखें तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये तो 2 लाख बन जाती है। तो इसको तो हम एनुअल में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि मेजर अमाउंट इज इन फ्यूचर। एनुअल अमाउंट हमारी कितनी बनेगी? रफ एस्टिमेशन विदाउट considering time equivalence, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 20, 150 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने बने? 3,000। तो दैट्स इजी। तो इसको हम 3,000 को हम पी ओवर एफ का फैक्टर लगा के इसको यूनिफॉर्म कर लेते हैं, एक जैसी इक्वेशन हो जाएगी इन फ्यूचर अमाउंट। तो उससे हम आई एस्टेरिक इसका हिट ट्रायल एंड एरर से कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 2.8% पर क्वार्टर आ रहा है। अब ये इसमें यहाँ पे 2 वैल्यूज निकाली गई हैं, नॉमिनल एंड इफेक्टिव वैल्यूज। तो अगर इफेक्टिव वैल्यू तुम नहीं भी निकाल सको तो कोई बात नहीं है। नॉमिनल वैल्यू कैसे? पर ईयर, एक साल में कितने आ रहे हैं? 4 पेमेंट्स हैं, तो हम इसको 2.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 11.2%। भाई एक क्वार्टर में तुम्हें 2.8% मिला, दूसरे क्वार्टर में कितना मिला? 2.8 प्लस 2.8, तीसरे में कितना मिला? 2.8 मल्टीप्लाई बाय 3, और पूरे साल में कितना मिला? 2.8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो गया 11.2% पर ईयर। दैट्स नॉट अ लॉट, बट एज फार एज आई remember right now government is paying roughly about similar 11 to 12% interest rate on saving certificate schemes. तो
समथिंग लाइक दैट। कभी वो 10% हो जाता है, कभी 11% हो जाता है, कभी 12% हो जाता है। तो इसी तरह कभी ज्यादा हालात खराब होते हैं मुल्क के तो वो और कम हो जाता है, 7-8% पे भी आ जाता है। ठीक है, तो लाइक दैट। अच्छा, इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट टू लेट यू नो। वन में हम जो भी परसेंटेज हमारी आई एस्टेरिक की निकलती है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न की, उसको परसेंटेज से निकाल के वन में हम ऐड कर देते हैं। तो 2.8% का मतलब ये है कि 0.028 प्लस वन। और जो फ्रीक्वेंसी है पेमेंट की पर ईयर, अगर 2 दफा पेमेंट हो रही है साल में तो 2, 4 दफा हो रही है तो 4, और वंस हो रही है तो 1। 1 प्लस 0.028 रेज टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये फिक्स फार्मूला है इफेक्टिव रेट निकालने का। बहुत सी दफा बैंकिंग इंडस्ट्री में और एड्स में, एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन होता है कि नॉमिनल रेट क्या है और इफेक्टिव रेट क्या है। ठीक, सो दैट्स ऑल डन। Summary of important points. Rate of return equation can be written in terms of present worth, future worth, or annual worth, and usually requires trial and error solution. So we will stick only to trial and error solution. I asterisk assumes reinvestment of positive cash flow at I asterisk rate. More than one sign change in non-conventional cash flow may cause multiple I asterisk values. बस ये चीज इसमें याद रखने की है, ठीक है, क्योंकि इसकी और डिटेल में डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। Descartes rule of signs and Nostrom's criterion useful when multiple I** values are suspected. ठीक है, बॉन्ड इक्वेशन हमने देख लिए। ठीक है, so that's all done for the slides. Now we will move back to our book. Okay, please open the book. Chapter number 7, page number 179. A special consideration when using the rate of return methods. The rate of return method is commonly used in engineering and business settings to evaluate one project and to select one alternative from two or more. As mentioned earlier, a rate of return analysis is performed using different bases than present worth and annual worth analysis.
The cash flows themselves determine the internal rate of return. As a result, there are some assumptions and special considerations with ROR analysis that must be made when calculating I asterisk and in interpreting its real world meaning. ठीक है, क्या हैं वो assumptions? Multiple I asterisk values. Depending upon the sequence of net cash inflows and outflows, there may be more than one real number root to the rate of return equation, resulting in more than one I asterisk value. अगर एक से ज्यादा रियल नंबर रूट होंगी ROR इक्वेशन की, तो then obviously you will have more than one I asterisk value. Reinvestment and I asterisk. Both the present worth and annual worth method assume that any net positive investment, that is net positive cash flows once the time value of money is considered, is reinvested at the MAR. However, the ROR method assumes reinvestment at the I asterisk rate when I asterisk is not close to the MAR, that is, if I asterisk is substantially larger than MAR, this is an unrealistic assumption. ठीक है, जो I asterisk है वो MAR के क्लोज ही होना चाहिए, थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा, अगर कम है तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा है MAR से, तो वो अनरियलिस्टिक assumption है, that is not possible. So it should be close enough. In such cases, the I asterisk value is not good basis for decision making. अगर ऐसा है तो फिर उसकी बेस के ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता. Different procedures for multiple alternative evaluations. To correctly use the rate of return method, to choose from two or more mutually exclusive alternatives requires an incremental analysis procedure, and that is significantly more involved than present worth and annual worth analysis. It is possible from an engineering economic study perspective, the annual worth or present worth method at the stated MAR should be used in lieu of the ROR method. However, there is a strong appeal for the rate of return method because rate of return values are very commonly quoted, and it is easy to compare a proposed project return with that of in-place projects. When it is important to know the exact value of I asterisk, a good approach is to determine present worth or annual worth at the MAR. When it is important to know the exact value of I asterisk, a good approach is to determine present worth or annual worth at the MAR, then determine the specific I asterisk for the selected alternative. Okay, this is page number 180. As an illustration, if a project is evaluated at MAR is equal to 15% and has present worth less than 0, there is no need to calculate I asterisk. ठीक है, अब ये before proceeding to calculate I asterisk, we should rather determine present worth before in hand, because अगर present worth 0 से कम है, less than 0 है, तो obviously there is no need to calculate I asterisk. क्यों? क्योंकि because I asterisk is less than 15%. तो obviously अगर present worth 0 से कम है तो जो I asterisk की वैल्यू है वो भी 15% से कम ही आएगी, और कम आने का मतलब ये है कि कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है.
However, if present worth is positive but close to zero, calculate the exact I asterisk and report it along with the conclusion that the project is financially justified. Right, let me take your attendance. Right, your attendance done. Today is 24. Okay, any questions so far? किसी को कुछ पूछना है? Right, then we will quickly go through multiple rate of return values, cash flow, conventional cash flow or non-conventional cash flow. In the cash flow series presented thus far, the algebraic sign on the net cash flow changed only once, usually from minus in year 0 to plus at some time during the series. This is called conventional or simple cash flow series. ठीक है, अगर एक दफा साइन चेंज होगा तो वो सिंपल या कन्वेंशनल कैश फ्लो सीरीज होगी. यूजुअली क्या होता है कि ईयर 0 में माइनस साइन होता है और फिर वो प्लस में चेंज हो जाता है. वंस आपने इन्वेस्टमेंट कर ली इनिशियल कॉस्ट के बाद, उसके बाद उससे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है. However, for some series, the net cash flow switch between positive and negative from one year to another. So there is more than one sign change. ठीक है, बाज कैश फ्लो सीरीज में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो में स्विचिंग हो रही होती है. पहले नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, लाइक दैट. तो उसमें मोर देन वन साइन चेंज होता है. सच अ सीरीज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल नॉन सिंपल कैश फ्लो सीरीज. Relatively large net cash flow changes in amount and sign can occur in projects that require significant spending at the end of the expected life. ठीक है, बास प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग की जरूरत होती है, बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है जब प्रोजेक्ट एंड हो रहा होता है.
rather than कि salvage value से कुछ आपको हासिल हो सके, बल्कि you need to invest more on it. Nuclear plants, like these are the examples: nuclear plants, open pit mines, petroleum well sites, refineries, and the like often require environmental restoration, waste disposal, and other expensive phase out costs. ठीक है, ये बात समझ में आई? ये these are the few examples. क्या examples हैं? Nuclear plants, open pit mines, petroleum well sites, refineries, and others often require environmental restoration. इनके लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है: environmental restoration, waste disposal, and other expensive phase outs. For example, अगर न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन करना है तो वो फ्री में शट डाउन नहीं होगा, और ना उसके जो एसेट्स हैं दे कैन बी सेल आउट, उससे सैल्वेज वैल्यू हासिल नहीं होगी। इंस्टेड उसके ऊपर मजीद कुछ खर्च करना पड़ेगा ताकि उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके सेफली। ठीक, तो दैट्स अ ह्यूज प्रोसीजर। इसी तरह सिमिलर प्रोसीजर पेट्रोलियम वेल साइट्स का होता है, उनको भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। Another, the cash flow diagram will appear similar to figure 7.5. A, plants and systems that have anticipated major refurbishment costs are upgraded investment in future years. अच्छा, बहुत से प्लांट और सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें रिफर्बिशमेंट कॉस्ट चाहिए होती हैं एट द एंड ऑफ द साइकिल, ताकि वो अपग्रेड हो सकें। May have considerable swings in cash flow and sign changes over the years. ठीक ठीक है, तो ये बात हमारी समझ में आ गई। अब ये एक टेबल है 7.3. If you can all look to this table, पहले फर्स्ट रो में क्या है, जीरो, ईयर जीरो के ऊपर माइनस है और उसके बाद सब पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस जो है वो सिर्फ एक ही है। दूसरे में क्या है, फर्स्ट 3 ईयर्स 0, 1 and 2 माइनस में है और बाकी सब पॉजिटिव में है, अगेन नंबर ऑफ साइन चेंजेस 1 ही है। तीसरे में क्या है, प्लस प्लस प्लस, और फिर लास्ट 2 ईयर्स में माइनस है, तो अगेन नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 1 है। तो ये तीनों फर्स्ट 3 टॉप 3 सीरीज जो है वो कन्वेंशनल हैं, जबकि बाकी में एक से ज्यादा हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ में 2 साइन चेंजेस हैं और 6 के अंदर 3 साइन चेंजेस हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस प्लस प्लस। तो ऑब्वियसली 3 साइन चेंजेस की वजह से ये सब जो है ये तीनों की तीनों नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो सीरीज। These are some more examples. Cash flow. सेवन फाइव ए is large restoration और remediation cost है उसके अंदर, phase out के ऊपर, like similar to oil well and nuclear plant। जबकि 7.5B में जो कैश फ्लो डायग्राम है उसमें अपग्रेड और रिफर्बिशमेंट कॉस्ट है इन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, then we have when there is more than one sign change in the net cash flows, it is possible that there will be multiple I asterisk values in the minus 100% to plus infinity range. There are 2 tests to perform in sequence on the non-conventional series to determine if there is one unique value or possibly multiple I asterisk values that are real numbers. ठीक है, तो ये 2 टेस्ट हमने स्लाइड्स में भी देखे थे, we will quickly recap those.
Best one is Descartes' rule of signs. And number two is cumulative cash flow sign test. Descartes' rule of sign क्या है? It states that the total number of real number roots is always less than or equal to the number of sign changes in the series. जितने भी sign changes series में आ रहे हैं वो total number of real roots के बराबर होंगे. It is possible that imaginary values and infinity may also satisfy the equation. ऐसा भी हो सकता है. Cumulative cash flow sign test ये क्या है? It is also known as Nostrom's criterion. It states that only one sign change in a series of cumulatively cash flow which starts negatively indicates that there is one positive root to the polynomial relation. ये क्या कहता है कि अगर एक साइन चेंज है एक ऐसी सीरीज में जो कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है, क्यूमुलेटिव मतलब एड अप हो रही है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव, इंडिकेट्स दैट देयर इज उसकी एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट होगी पॉलिनोमियल रिलेशन के लिए. Zero values in the series are neglected when applying Nostrom's criterion. This is a more discriminating test that determines if there is one real number positive I asterisk value. There may be negative roots that satisfy the ROR relation, but these are not useful I asterisk values. ठीक है, तो ये इसको इतना ही देखना था हमें. Leave the example.
हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आवाज यस आ रही है। गुड। हाँ, बीच में थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू हो गया था, तो उसकी वजह से, बट नेवर माइंड, अगेन वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक, पेज नंबर 190, and that will conclude this chapter, rate of return of a bond investment, जो कि हमने अभी स्लाइड पे देखा था. A time tested method of raising capital funds is through the issuance of an IOU, which is financing through the debit, not equity. Debit और equity, so we all know debit वो फंडिंग या फाइनेंसिंग है जो कि हम लोन लेके करते हैं, और इक्विटी वो होती है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है, एसेट्स में शामिल होता है. One very common form of IOU is a bond, a long-term note issued by a corporation or a government entity, the borrower. तो बेसिकली इसमें जो बोरोअर है वो गवर्नमेंट होती है या कोई बड़ी कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, जैसे कि स्टेट बैंक हो सकता है, या जैसे कि कोई और बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट इटसेल्फ खुद हो सकती है, टू फाइनेंस मेजर प्रोजेक्ट्स. अच्छा, गवर्नमेंट ये काम क्यों करती है? क्योंकि वो लोगों के पास से पैसे लेती है और उसको इन्वेस्ट करती है बड़े प्रोजेक्ट्स में, मेगा प्रोजेक्ट्स में, और फिर वहां से जो गवर्नमेंट को फायदा होता है वो ऑब्वियसली जो डिविडेंड होता है वो लोगों में, जो जिनसे भी जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनमें फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. The borrowers receives money now in turn of a promise to pay the face value of the bond on a stated maturity date. बोरोअर क्या करता है कि पैसे लेता है, बोरोअर जो कि हमारे के मतलब जनरली जो है गवर्नमेंट होती है, receives money now in return for a promise, और वो प्रॉमिस क्या होता है कि टू पे द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑन ए स्टेटेड मैच्योरिटी डेट, कि जो भी फेस वैल्यू है वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो पे हो जाएगी. Bonds are usually issued in face value amount of $1,000, $5,000 and $10,000. ठीक है, ये दिस इज फॉर यूएस. पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसके डिफरेंट फिगर्स डिफरेंट हैं, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, इस तरह से. Bond dividend I, also called bond interest, is paid periodically between the time the money is borrowed and the time the face value is repaid. बॉन्ड डिविडेंड जो है, जो कि आई से रिप्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड इंटरेस्ट. वो पीरियोडिकली पे होता है बिटवीन द टाइम द मनी इज बोरोड एंड द टाइम द फेस वैल्यू इज पेड, यानी कि बोरो होने से लेके फेस वैल्यू जब पे की जाती है उसके दरमियान में वो डिविडेंड पे होता है. अब उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स बेसिस, सेमी एनुअली या बाय ईयरली, उसमें साल में 2 पेमेंट्स होंगी, ठीक है, और ईयरली भी हो सकता है. और जैसे कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में होता है कि आपको 5 साल के बाद ही पेमेंट मिलती है. यू इन्वेस्ट एंड देन यू वेट फॉर 5 इयर्स, और 5 इयर्स के बाद वो डबल ट्रिपल जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से वो होके आपको वापस मिल जाता है. द बॉन्ड डिविडेंड इज पेड C टाइम्स पर ईयर, जो जिसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, पर ईयर फ्रीक्वेंसी, उसको हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, C टाइम्स पर ईयर. एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड आर यूजुअली सेमी एनुअली और क्वार्टरली. सेमी एनुअली का मतलब है 2 दफा और क्वार्टरली का मतलब है 3 दफा. इन पाकिस्तान वी हैव अनदर स्कीम कॉल्ड मंथली सेवर. उसके अंदर हर महीने you will get the profit. The amount of interest is determined using the stated dividend or interest rate called the bond coupon rate. The amount of interest is determined using the stated dividend or interest rate. इसको हम bond coupon rate भी कहते हैं.
और ये कैसे डिटरमाइन हो सकता है? I is equal to face value multiply by bond coupon rate, number of payment periods per year. Then we have table 7.5 classification and characteristics of bond. This is for US only. Treasury securities issued by federal government. ठीक है, इसके characteristics क्या हैं? And other characteristics and examples. ठीक है. Next one is municipal, local government. Third one is mortgage. Mortgage, obviously this is from corporations, not from the government. And debenture, ये भी corporations में आते हैं. Okay. Example 7.7 quickly इसको देख लेते हैं. General Electric just released 10 million worth of 10,000 10-year bond. Each bond pays dividends semi-annually at a rate of 6% per year. Determine the amount purchaser will receive each 6 months after 10 years and after 10 years. Suppose a bond is purchased at a time when it is discounted by 2% to 9,800. What are the dividend amounts and the final payment amount at the maturity date? ठीक है, ये दो इसके पार्ट्स हैं. डाटा क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसने $10 मिलियन के बॉन्ड्स रिलीज किए हैं, जो कि एक बॉन्ड 10,000 का है और 10 इयर्स टाइम पीरियड है. ईच बॉन्ड पेज डिविडेंड सेमी एनुअली एट अ रेट ऑफ 6%. 6% इसका डिविडेंड है. ठीक. अमाउंट मालूम करनी है जो कि परचेजर को मिलेगी 6 मंथ के बाद और 10 साल के बाद. तो पहले हम 6 मंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं. I इज इक्वल टू फेस वैल्यू क्या है? 10,000. इंटरेस्ट रेट क्या है? डिविडेंड इंटरेस्ट रेट 0.06. सेमी एनुअली है तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. अगर क्वार्टरली होता है तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं. तो इट इज इक्वल टू 300 पर 6 मंथ. 6 महीने में $300 हमें मिल रहे हैं. 10 साल के बाद कितने मिलेंगे? जो कि बॉन्ड की फेस वैल्यू है. द फेस वैल्यू ऑफ 10,000 इज रीपेड आफ्टर 10 इयर्स. तो अगर हम टोटल निकालना चाहें तो 10 साल में कितने निकल सकते हैं? एक साल में 300 प्लस 300 600. 600 मल्टीप्लाई बाय 10. तो 10 साल में टोटल हमें कितने मिले विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू? तो फॉर रफ एस्टिमेशन हमें 10 मल्टीप्लाई बाय 600 तो 6,000 मिले. अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कहता है कि सपोज अ बॉन्ड इज परचेज एट अ टाइम व्हेन इट इज डिस्काउंटेड बाय 2%. 2% डिस्काउंट का मतलब यह है कि 9800 का हमें मिला. $10,000 का 1% जो है वो 100 होता है, तो 2% जो है वो 200 माइनस कर दिया तो 9800 हो गए. तो फॉर दैट पार्ट बी, परचेजिंग द बॉन्ड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू डज नॉट चेंज द डिविडेंड और फाइनल रीपेमेंट. ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट था मगर लिए हमने 10,000 के ही हैं. बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 10,000 की है, तो इसका डिविडेंड या फाइनल रीपेमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इंस्टेड 10,000 की चीज हमें 9,800 की में मिल गई है. सो देयरफॉर 300 per 6 months and 10,000 after 10 years remains fixed and the same.
The cash flow series for a bond investment is conventional and has one unique I asterisk, which is best determined by solving a present worth based rate of return equation in the form of equation 7.1, that is P present worth is equal to 0. अच्छा, कैश फ्लो सीरीज जो है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमेशा कन्वेंशनल ही होती है, नॉन कन्वेंशनल कभी भी नहीं होती, यानी कि उसके अंदर जो साइन चेंज है वो एक ही आएगा। ठीक है, एक दफा आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड देन यू विल गेट द रेवेन्यू, तो वो ऑलवेज इट इज कन्वेंशनल कैश फ्लो सीरीज विद ओनली वन साइन चेंज। तो ऑब्वियसली उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है आई एस्टेरिक, इट हैज अ यूनिक वैल्यू, वो एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। ठीक, विच इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग प्रेजेंट वर्थ बेस रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और अगर हमें आई एस्टेरिक वैल्यू हमें निकालनी होगी तो हम प्रेजेंट वर्थ बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वेशन से निकालेंगे और प्रेजेंट वर्थ को हम इक्वेट कर देंगे 0 में। एग्जाम्पल 7.8, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्विकली ये भी देख लो, वी हैव सम टाइम। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि जो लोग ये करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव रखते हैं थ्रू सेविंग सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स, जो नहीं करते वो नहीं करते, जो करते हैं फॉर दोज ओनली, उनके लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल गेट फॉर्च्यून्स और मनी। तो वंस यू हैव द फंड्स, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी बेच के मिले या यू इनहेरिटेड सम अमाउंट, so obviously this is the best and safest procedure for investment even in Pakistan, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी और जगह पर हम इन्वेस्ट करें अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स, so it's not safe। कोई पैसे लेके भाग जाते हैं, कोई कहीं पैसे डूब जाते हैं, कहीं और मसला होता है इफ यू स्टार्ट डूइंग सम अदर बिजनेस, तो दिस इज द सेफेस्ट थिंग to buy, to invest in government backed saving schemes. Right, and this gives you the overview for that. Example 7.8, allied material needs 3 million in debit capital for expanded composite manufacturing. It is offering small denomination bonds at a discount price of 800 for a 4% 1000 bond that matures in 20 years with a dividend payable semi-annually. Semi-annually means twice a year, once after 6 months. What nominal and effective interest rates per year compounded semi-annually will allied materials pay an investor? ठीक है, नॉमिनल बताना है यानी कि साल का कितना है, और इफेक्टिव बताना है, जो कि हमने पहले देखा था कि इफेक्टिव मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं। अलाइड मटेरियल्स, ठीक है, द इनकम, इसमें क्या 3 मिलियन के डेबिट कैपिटल है और 3 मिलियन टोटल अमाउंट है, जो कि डिस्काउंट प्राइस बॉन्ड की क्या है, वो 800 है पर बॉन्ड फॉर ए 4%। डिस्काउंट प्राइस 800 है और फेस वैल्यू इसकी $1000 $1000 बॉन्ड है, जो कि 20 इयर्स में मैच्योर होगा। 20 इयर्स में मैच्योर होने का मतलब ये है कि 20 साल के बाद आप इसमें से 1000 ड्रॉ कर लेंगे। मीन टाइम जो इंटरेस्ट होगा इसका, यू कैन रिसीव दैट डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड।
with the dividend payable semi-annually. What is nominal and effective interest rates per year? ठीक. The income that a purchaser will receive from the bond purchase is the bond dividend I is equal to $20 every 6 months plus the face value in 20 years. ठीक है, तो ये डायरेक्टली इन्होंने 20 गिवन दे दिया है, बट आई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक, डिवाइडेड बाय सेमी एनुअली है तो 2. तो इसको क्विकली कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है, 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है. 1000 मल्टीप्लाई बाय 4%, 4% 0.04 डिवाइडेड बाय 2. तो 10,000 रख के करो और 800 1000 रख के करो और 800 रख के करो, दोनों से आंसर कैलकुलेट करके देख लो विच इज बेटर. ठीक, तो इट शुड बी 1000 क्योंकि फेस वैल्यू इज 1000. 20 every 6 months plus the face value in 20 years. The present worth based equation for calculating the rate of return is, अब present worth equation इसकी बनाए तो -800 initial investment plus 20 जो कि I की वैल्यू है हमारी, P over A 40 क्यों किया हमने, क्योंकि 20 years का टाइम पीरियड है और साल में 2 दफा हमें ये डिविडेंड मिल रहा है. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 और फेस वैल्यू 1000 है जो कि फ्यूचर में P over F 1000 I asterisk 40. अब इस इक्वेशन से हम I asterisk कैलकुलेट कर लेंगे विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट. Solve the internal rate of return function or by hand to obtain. सर अब सर हाँ वो बोलो. क्लास स्टार्ट हो गई है सर. कैसे, अभी 11:25 हुए हैं. सर वो अभी स्टार्ट कर दिए सर ने. हाँ तो मेरी क्लास खत्म होगी तो मजा आ सकते हो 11:30 पे. हो गए. भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, 2-3 मिनट है, हो गया ये क्वेश्चन. राइट, तो बाय trial and error method we get I asterisk is equal to 2.8435 semi annually. The nominal interest rate per year, nominal interest rate कैसे निकालेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेमी एनुअल पेमेंट है. तो nominal I is equal to 2.8435 multiplied by 2 तो 5.687% per year compounded semi annually. इफेक्टिव रेट निकालने के लिए इसका क्या करेंगे हम, आई नॉमिनल निकाला तो जो हमने आई एस्टेरिक निकाला है उसको 1 में ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0.028435. ठीक है, एंड देन उसको उसमें से 1 रेज टू द पावर 2 और -1 कर देंगे. 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेमी एनुअली है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5.7678%. ठीक है, तो सेम फार्मूला जो इससे पहले हमने इफेक्टिव के लिए यूज किया था वही इसमें भी यूज कर लेंगे. तो दोनों वैल्यूज इसकी आ जाएंगी. राइट, ओके, दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7. एनी क्वेश्चन सो फार? ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है बट एंड इसका जो क्वेश्चन होगा वो भी थोड़ा लेंदी होगा. ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ेगा आई एस्टेरिक विच इज नॉट इजी. तो बट ये कि मैंने लिमिटेड ही रखा है इसको, 2-3 ही न्यूमेरिकल किए हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं में से कोई एक आ सकता है. एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कोई चीज पूछनी है इस आज के लेक्चर में से या बिफोर पूरे चैप्टर में से कुछ और? एनीवन, एनीथिंग? सर ट्रायल एंड एरर में जो हम हाई निकाल लेना वो समझ में नहीं आ रहा, वो कैसे निकाले? एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने की थी इसकी इसी चैप्टर में से पहले एग्जाम्पल. जो लोग दूसरी क्लास में जाना चाहते हैं चले जाएं, जिनको कोई क्वेश्चन है वो दे कैन
प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, अटेंडेंस हो चुकी है। राइट, मैं वो क्वेश्चन निकालता हूं जिसमें हमने 10% निकाला था आई एस्टेरिक। I think that was 7.2. Right. This is page number 177 and 178, if I am not wrong. ठीक है, solution by hand, example 7.2, trial and error। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम पहले कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे और कैश फ्लो डायग्राम बनाने के बाद प्रेजेंट वर्थ इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, इस पे मैंने मेरे ख्याल में इसको मैं 2 दफा पहले भी समझा चुका हूँ, बट एनीवे लेट्स डू इट अगेन। प्रेजेंट वर्थ इक्वेशन बनाना, वी ऑल नो हाउ टू डू इट। प्रेजेंट वर्थ इक्वेशन हमने बनाई, कॉस्ट को नेगेटिव में रखा और जितने रेवेन्यूज हैं उनको प्लस में रखा। एक रेवेन्यू जो है वो एनुअली आ रहा है 15,000 और दूसरा जो है वो 300,000 वो फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो एक में पी ओवर एफ फैक्टर लगा विद 300,000 और 15,000 के साथ पी ओवर ए फैक्टर बना। और इस पूरी इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 7.6, पेज नंबर 177। अब इस इक्वेशन को हमने 0 के अगेंस्ट इक्वेट कर दिया। आई की जगह हम मार नहीं रखेंगे या जो भी गिवन मार है वो नहीं, बल्कि आई की जगह हम आई एस्टेरिक रखेंगे, जो हमें कैलकुलेट करके हमें देखना पड़ेगा कि ये मार से कम है या मार से ज्यादा है। ठीक, अब ऑब्वियसली ये इक्वेशन इस तरह सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि एक फैक्टर पी ओवर ए है उसका अलग फैक्टर है, एक फैक्टर पी ओवर एफ है उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो अलग बनेगी, तो ऑब्वियसली आई सॉल्व नहीं हो सकता। अब या तो हम फ्यूचर वैल्यू को एनुअल में कन्वर्ट कर दें या एनुअल वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट कर दें, रफ एस्टिमेशन विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो बेसिकली जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम अपनी जगह पर रखेंगे। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू बड़ी है तो उसको हम फ्यूचर में ही रखेंगे ताकि वो फ्यूचर से प्रेजेंट में कन्वर्ट हो सके बाद में। जो एनुअल वैल्यू है वो 15,000 है 10 साल के लिए, तो इसको हम 10 साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक रफ एस्टिमेट आ जाएगा कि फ्यूचर में हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू बनेगी। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने बने, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 क्विकली, $1,50,000। ठीक है, 150,000, तो ये 150,000 को हम ऐड कर देंगे 300,000 में। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, 150,000 प्लस 300,000 तो ये बन गए 450,000। ये पहला ट्रायल है जिससे हम आई की वैल्यू क्लोज निकालेंगे। ठीक, तो अब ये इक्वेशन जो है वो सिर्फ पी ओवर एफ फैक्टर में रह गई है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू जो आएगी वो 8% एंड 9% आ रही है। इट इज बिटवीन 8 एंड 9%। तो ऑब्वियसली हम जो है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं फॉर द एनुअल सीरीज, तो हम मैक्सिमम वैल्यूज की कंसीडर कर लेंगे 9%। 8 से भी करके देख लो अगर करना चाहो, बट 9 इज दी अप्रोप्रिएट। अब 9 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब ये 9 की वैल्यू उठा के हम जो ऊपर हमने प्रेजेंट वर्थ की इक्वेशन बनाई थी उसमें हम इक्वेट कर देंगे 7.6। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट शुड सेटिस्फाई। अब क्या हुआ कि जो आंसर आया दैट इज 22,000, नियरली 23,000, तो ये 0 से बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली अब हमें इसको
जीरो के करीब लाना पड़ेगा, तो 9 से हम आगे जाएंगे। 9 की जगह हम 11% यूज करेंगे। जब हम इसी इक्वेशन में 11% यूज करेंगे तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो -6000 आ रहा है, 6002। तो जब हमने 9 यूज किया था 9%, तो ये 23,000 आ रहा था। जब हमने 11% यूज किया तो अब ये -6000। तो ऑब्वियसली इनके बीच में कहीं पे ये लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 9 और 11 के बीच में 10 की वैल्यू है, हम 10 को कंसीडर कर लेंगे। एक्यूरेट वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि इंटरपोलेशन के मेथड से गुजरना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम इंटीजर वैल्यू ले लेंगे जो कि 10% है 9 और 11 के बीच में। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसकी दोनों लिमिट्स कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी बीच में वैल्यू आ रही होगी उसको हम ले लेंगे। दैट्स हाउ ट्रायल एंड एरर मेथड वर्क्स। तो ऑब्वियसली इससे हम फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू, बट क्लोज वैल्यू we can get, and that will suffice. Okay, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। टाइम्स अप। Now we will meet next week, and before next week, please submit the second assignment.